साथियों, एक गरीब परिवार की लड़की पढ़ाई के लिए जब शहर जाती है और शहर में जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ रहता है, ना खर्च करने के लिए कोई पैसा रहता है और कई महीनों का किराया भी उसके ऊपर हो जाता है। फिर मकान मालिक उससे किराया मांगने के लिए आता है, लेकिन लड़की के पास खाने को भी पैसा नहीं था। आखिर वो मकान मालिक के लिए किराया कहाँ से देती? तब वो मकान मालिक उस लड़की से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम एक नाइट मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं बैठ कर के रोने लगती है। आखिर वो करती तो करती क्या? उसके पास कोई आमदनी का स्रोत भी नहीं था और कोई पैसे भी नहीं थे जो उस मकान मालिक को वो दे सकती थी। फिर इसके बाद क्या वो लड़की उस मकान मालिक की बात को मानती है, उसके साथ सोने के लिए राजी होती है या नहीं होती है? ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बिहार के पटना की है। बिहार के पटना में एक लड़की जिसका नाम सुनीता था। सुनीता अपने घर पर रहकर के माँ बाप के साथ घर का काम भी किया करती थी और पढ़ने भी अपनी सहेलियों के साथ जाया करती थी। इस प्रकार से वो इंटरमीडिएट की परीक्षा देती है और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाती है। बड़े अच्छे नंबरों से जब पास होती है तो उसका हौसला बढ़ता है, क्यों ना मैं आगे की पढ़ाई करूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत अच्छा मन लगता है। यही विचार करके वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी संग की सहेलियां सभी पढ़ने के लिए जा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी आगे की पढ़ाई करूं। उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुझे घर की स्थिति नहीं दिख रही है, घर की स्थिति कितनी डाउन है और हम लोग एक एक पैसे को दुखी हैं। जो भी तेरे पिता मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, बस उसी से घर का गुजारा चलता है। और तुम जब बाहर जाकर के पढ़ने की बात कर रही हो तो ये बेटी बड़े लोगों के चोचले हैं, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है जो हम तुम्हें आगे पढ़ाई करवा पाएं। क्योंकि बाहर जाओगी तो एक मकान का भी किराया है, स्कूल की फीस भी है, तुम्हारे रहने खाने का भी खर्चा है, इसलिए महीने में कम से कम 10,000 रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए और फिर इतनी आमदनी हमारे पास नहीं है, हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। अपनी माँ की ऐसे शब्द सुनकर के जो लड़की सुनीता होती है वो रोने लगती है, बहुत ज्यादा रुदन करती है, कहती है कि माँ, मेरा मन पढ़ाई में लगता है, मेरी संग की सहेलियां सभी पढ़ने जाती हैं और तुम मुझे पढ़ने से रोक रही हो। तब वो कहती है कि बेटी, मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। अगर तू ज्यादा परेशान है तो कुछ पैसों की तो मैं व्यवस्था कर देती हूँ, फिर कुछ पैसे तू कहाँ से लाएगी? तब वो कहती है कि माँ, तुम्हारे पास जो भी पैसा है वो मुझे दे दो, बाकी जो पैसा कम पड़ेगा मैं वहीं जाकर के कोई नौकरी करूंगी या फिर कोई बिजनेस करूंगी, जिससे खाली टाइम में पढ़ाई करूंगी और बाकी समय में कुछ काम करूंगी, धंधा करूंगी, उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालूंगी। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम तुझ पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के कारण ही तुझे हम शहर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वास को कायम रखना, विश्वास को कभी तोड़ मत देना। तभी सुनीता की माँ अपने कुछ गहने जो उसके पास होते हैं वो बेचती है और कुछ पैसे उसने पहले से बचा करके रखे थे, वो पैसे अपनी लड़की सुनीता को एकत्र करके दे देती है, लगभग 5-7 हजार रुपए, और उनको लेकर के सुनीता पटना चली जाती है। पटना में एक कमरा ले लेती है और उसकी एक सहेली भी उसके साथ होती है। वो दोनों मिलकर के कमरा ले लेती हैं, जिससे सुनीता के ऊपर कमरा का जो किराया था वो आधा लगता था और आधा उसकी सहेली दिया करती थी। उसकी जो सहेली थी वो अच्छे परिवार से थी और खूब सारा पैसा खर्च किया करती थी, खूब अच्छी तरह से न्यू स्टाइल में रहा करती थी, मॉडल जमाने की लड़की बन करके रहती थी। लेकिन सुनीता अपनी स्थिति को देखते हुए अपने खर्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया करती थी, ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया करती थी, बस जैसे तैसे अपना समय काट रही थी और अपनी पढ़ाई आगे की कर रही थी। और उसकी जो पढ़ाई थी वो बीटेक में अपना एडमिशन ले लेती है कॉलेज में। इस प्रकार से कुछ दिन तो उसका समय कट जाता है, उसके बाद उसके पास पैसे खत्म होने वाले होते हैं, कुछ ही 1-आध हजार रुपए बचे थे। अब उसकी सहेली उससे कहती है कि सुनीता, तू बहुत ज्यादा कंजूस है, अरे कम से कम पैसे अपने हित में तो खर्च कर, तू खाने में भी कुछ नहीं खर्च करती, पूरे दिन ऐसी ही घूमती रहती है मेरे साथ, ना तो तू कोई अच्छी वस्तु खरीदती, ना कोई आइटम खरीदती है, मुझसे पूछ मैं कितना रुपए एक दिन में खर्च कर देती हूँ। लेकिन सुनीता को अपनी स्थिति के बारे में पता था, तो वो अपनी सहेली से कुछ नहीं कहती।
वो कहती है कि भाई तू बड़े घर की बेटी है, इसलिए तेरे माँ बाप तेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो तू तो खर्च करेगी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं खर्च कर पाऊं। इस प्रकार से वो दोनों रहने लगती हैं। और फिर एक दिन वो आ जाता है सुनीता के ऊपर कि उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और 2 महीने का किराया भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। तब मकान मालिक आता है और वो कहता है कि देखो सुनीता, 2 महीने का किराया हो गया है तुम्हारे पास और तुम मुझे पैसे दे दो। सुनीता कहती है कि अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था कर रही हूँ, अभी कुछ समस्या आ गई है, इसलिए कुछ समस्या खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हारा एक एक पैसा चुका दूंगी। वो कहता है ठीक है, 2-4 दिन और देख लेते हैं। यह कह करके वो तो चला जाता है। लेकिन इधर जो उसकी सहेली थी वो कहती है कि अब तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा, क्योंकि तू पूरे दिन एक टाइम खाना खा लेती है और बस एक ही टाइम खाना खा कर घूमती रहती है, ना तो बाहर के कोई आइटम खाती, ना कोई अच्छी सब्जी खाती। मैं तेरे साथ ऐसे कंजूसपन की तरह से समय नहीं बिता सकती। अब वो भी छोड़ करके चली जाती है। अब सुनीता के ऊपर जो कमरे का भाड़ा था वो उसके ऊपर आ जाता है, अकेला ही उसे देना पड़ रहा था। बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। फिर 4-5 दिन के बाद में मकान मालिक फिर आता है और कहता है सुनीता, तुमने 2-3 दिन की बात कही थी, मैं 5वें दिन आया हूँ, लाओ मेरा भाड़ा दे दो। तब वो कहती है कि अंकल जी कुछ दिन और रुक जाओ, मैं शायद 1-2 दिन में तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी। वो कहता है देखो तुम आज की कल कर रही हो और तुम्हें भाड़ा देना है या नहीं देना है, नहीं देना है सो बताओ। वो कहती नहीं अंकल जी ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ समस्या है वो सही हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। फिर वो चला जाता है। यह विचार करके वो सुनीता शहर में जाती है, क्योंकि कुछ टाइम उसे जब मिलता था तो वो अपनी मन से पढ़ाई करती थी। और फिर शहर में जाती है और लोगों से पूछती है कि मैं एक कोचिंग पढ़ाऊंगी, कोचिंग पढ़ाने के लिए अगर कोई बच्चा इच्छुक हो तो वो मुझसे कोचिंग पढ़ सकता है। कई घरों में जाती है और घर वालों से कहती है कि अगर आपके बच्चे कोचिंग पढ़ने को हो तो मैं घर आकर के ही कोचिंग दे दिया करूंगी, अगर आपकी सहमति हो तो। कई घरों में वो घूमती है, सभी लोग मना कर देते हैं। जवान लड़की थी। तब एक घर में एक व्यक्ति जिसका नाम अमित होता है, फिर वो एक घर में जाती है और कुंडी खटखटाती है। वहां से एक व्यक्ति निकल कर के आता है जिसका नाम चरण सिंह होता है। चरण सिंह कहता है कहिए कैसे आना हुआ आपका। तब वो सुनीता कहती है कि देखो मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, अगर आपके बच्चे कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो मैं घर पर ही आकर के कोचिंग देती हूँ, आपकी जो भी राय हो। तब वो कहते हैं ठीक है, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, अगर तुम कोचिंग घर पर आकर के पढ़ाओगी तो ये बता दो कि तुम कितना पैसा लोगी। तब वो कहती है कि मैं एक बच्चे का 1000 रुपए लूंगी। तब वो कहते हैं कि मेरे पास तो 2 बच्चे हैं, मैं आपको 2000 रुपए दे दिया करूंगा और मुझे मेरे बच्चों को कोचिंग पढ़ा देना। ये बात जब वो सुनती है ठीक है, अब वो दूसरे दिन से कोचिंग पढ़ाने लगती है। और जब कोचिंग पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन 2000 की बात थी, 4000 रुपए तो कमरे का किराया था। अब वो सोचने लगती है कि 2000 की व्यवस्था हो गई है, अब 2000 रुपए और चाहिए और उसके बाद फिर मेरा खाना खर्चा और फिर स्कूल की फीस, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो शाम के वक्त तो उन जो चरण सिंह होते हैं उनके बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है और फिर सुबह के लिए 2 बच्चे उसे और मिल जाते हैं, सुबह को उन बच्चों के लिए कोचिंग पढ़ाती है। इस प्रकार से 4000 रुपए की व्यवस्था महीने में उसकी हो जाती है। लेकिन स्कूल की फीस शेष बची थी और उसका खर्चा खाने का भी शेष बचा था, अभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही थी। और जो भी बीच में टाइम मिलता था उसमें वो मन से पढ़ाई करती थी। स्कूल काफी दूर था, लेकिन पैसे की मजबूरी की वजह से सुनीता पैदल ही स्कूल जाती थी और पैदल ही आती थी। बेचारी करती तो करती क्या। इस प्रकार से सुनीता का समय बीत रहा था। फिर 2-3 दिन के बाद में फिर वो मकान मालिक आता है और कहता है कि सुनीता काफी दिन हो चुके हैं, तुम आज की कल कर रही हो, इस प्रकार से 15 दिन बीत चुके हैं, अब तुम ये बताओ मेरा किराया दोगी या नहीं दोगी। तब वो कहती है अंकल जी कुछ समस्या और आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारा किराया नहीं दे पाई हूँ, सब किराया मैं तुम्हारा एक एक पैसा दे दूंगी। तब मकान मालिक कहता है देखो सुनीता तुम जवान हो और तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो शायद तुम और भी कुछ दे सकती हो जिससे तुम्हारा किराया माफ हो जाएगा। तब वो कहती है कि अंकल जी आखिर मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मैं आपको दे सकती हूँ और मेरा किराया माफ हो जाएगा।
तब मकान मालिक कहता है कि तुम खुद समझदार हो और जवान हो, खूबसूरत हो, तुम समझ सकती हो कि आखिर किराया किसके बदले माफ होता है। ये बात जब वो सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। आज पैसे की खातिर ही ये मकान वाला मुझ पर गलत नजर डाल रहा है, लेकिन मजबूर थी वो, आखिर करती तो करती क्या। अगर वो इस बात को तुरंत मना कर देती तो वो शायद वो कमरा खाली करवा देता या घर से निकलने की धमकी देता। तब वो उस समय तो हंस देती है और कुछ नहीं कहती। कहती है, अंकल जी देखती हूँ, मैं विचार करती हूँ, अगर व्यवस्था हो जाएगी तो सही है, अगर नहीं व्यवस्था होगी तो आपकी बात पर मैं गौर करूंगी। ये बात सुनकर के मकान मालिक बड़ा खुश हो जाता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और फिर वहां से वो चला जाता है और 2-3 दिन की मोहलत दे देता है। इधर वो चरण सिंह के बच्चों को जब कोचिंग पढ़ाती थी तो विचार कर रही थी कि चरण सिंह जब 2000 रुपए मुझे देंगे तो मैं इस मकान मालिक को दे दूंगी, इससे कुछ तो मकान मालिक को शांति बंधेगी और कुछ पैसा बच जाएगा तो मैं जो सुबह के पीरियड में बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ उससे दे दूंगी, तो कम से कम इसका किराया तो भर जाएगा। लेकिन वक्त की बात कहते हैं कि वक्त पर सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं और जरूरत पर कोई भी अपना हमदर्द नहीं मिलता। तभी वो चरण सिंह के घर जाती है, लेकिन बच्चों से ये नहीं कह पाती कि तुम हमें फीस दो, हमें किसी का देना है। बस वो आस लगाए बैठी थी कि ये लोग पैसे देंगे तब हम मकान मालिक के दे देंगे। लेकिन समय की बात, चरण सिंह भी उसे अपने बच्चों की फीस नहीं देता है। इस प्रकार से काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन मकान मालिक आता है। वो कहता है कि क्या तुमने कोई विचार किया या फिर पैसे दे रही हो। तब सुनीता कहती है कि मैं आपको कल फाइनल करके बता दूंगी कि पैसा मैं दे रही हूँ या फिर और कोई विचार है। फिर वो कहता है ठीक है, एक रात की बात है, अब हम एक रात इंतजार कर लेते हैं। सुनीता जब चरण सिंह के घर जाती है कोचिंग पढ़ाने के लिए तो 4 से 5 बजे तक पढ़ाती थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उसे 7 बज जाते हैं। फिर जो लड़की होती है चरण सिंह की, वो कहती है कि दीदी आज तो 2 घंटे हो गए हैं लगभग पढ़ाई करते हुए, क्या तुम घर नहीं जाओगी। तब वो कहती है कि नहीं, घर नहीं जाऊंगी, आज मैं यहीं तुम्हारे घर रुक जाऊंगी। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती है सही में दीदी तुम यहीं रुकोगी। वो कहती है हाँ मैं यहीं रुक जाऊंगी। तभी वो वहीं रुक जाती है और शाम के वक्त जब चरण सिंह आता है तो चरण सिंह और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि पढ़ाई को तो बहुत समय हो गया, 1 घंटे का बैच है, 7 से ज्यादा बजने वाले हैं, क्या विचार है, आज घर जाने का विचार नहीं है आपका। तब वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मौका मिलेगा तो चली जाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। तब तक वो लड़की उनकी कहने लगती है नहीं पापा जी, आज दीदी का मन यहीं रुकने का, आज यहीं रुकेंगी। तब वो कहते हैं ठीक है, अगर यहाँ रुकना चाहती हो यहाँ रुक जाओ। तभी जो चरण सिंह की पत्नी होती है वो कहती है देखो जी ये जवान लड़की है और हमारे अनपरिचित भी है, क्या जाने इसका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में रहे कोई चीज चुरा के ले जाए या फिर कोई गलत आरोप हमारे बेटे पर लगा दे। हमारा बेटा भी तो जवान है, तो हो सकता है कोई घटना घट जाए, इसलिए इसे घर पर मत रोको। चरण सिंह कहता है तुम इतनी क्यों डर रही हो, कोई बात नहीं होगी, आखिर वो टीचर है और उसका मन है रुकने का, रुक जाने दो। लेकिन उसकी पत्नी का मन तो नहीं था रोकने का, लेकिन चरण सिंह कह देता है कि कोई घर आ जाता है तो आखिर उसे घर से नहीं भगाते। फिर काफी रात हो जाती है। एक बार चरण सिंह फिर कहता है कि एक बात बताओ, क्या वास्तविक तुम रुक रही हो या मजाक कर रही हो। वो बात घुमा करके कहता है। तब वो कहती नहीं कोई बात नहीं, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह यहाँ काम भी है, तो मैं सोच रही हूँ वो काम करके निकल जाऊंगी। ये बात जब चरण सिंह सुनता है तो कहता है अपनी पत्नी से तुम चिंता मत करो, आज वो यहीं रुकने वाली हैं और वैसे भी इसने कभी रुकने का मन नहीं किया था, आज पहली बार रुक रही है तो हम मना भी कैसे कर सकते हैं। तभी वो वहीं रुक जाती है और उसे अच्छी तरह से खाना पूछते हैं कि क्या खाओगी। तब वो कहती है कुछ भी बना दो खा लूंगी मैं, मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि आज मैं ये चीज खाऊंगी। फिर वो खाना अच्छी तरह से खिलाते हैं, वहीं अपनी बेटी के पास उसे लिटा देते हैं, अपनी पत्नी के पास। लेकिन वो बहुत ज्यादा सोच विचार में डूबी हुई थी, उसके आंखों से आंसू ढरक रहे थे। उसके आंखों से आंसू ढरकते हुए जो चरण सिंह की पत्नी थी वो देख लेती है और वो कहती है कि आखिर बात क्या है बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्या समस्या है, क्या मजबूरी है तुम्हारे पास। तब वो रोने लगती है और कहने लगती है आंटी जी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास जो जितनी समस्या है शायद भगवान किसी को ना दे। मैं इतनी परेशानी तंगी से गुजर रही हूं, मैं अपने दिल का हाल किसी से कह नहीं सकती।
तब वो कहती है कि आखिर पूरी बात बताओ, बात क्या है। उन दोनों की वार्तालाप सुनकर के चरण सिंह भी उस कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ कि बात क्या है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तब वो उनकी पत्नी चरण सिंह की कहती है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है और ये रो रही थी लेटी लेटी, तो मैंने इनके आंसू ढरकते हुए देख लिया। तब मैंने इनसे पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो। तब वो रोते हुए सुनीता बताती है कि मेरा मन पढ़ाई का था और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, वो मेरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ और दूसरे बच्चों को भी कोचिंग पढ़ाती हूँ, लेकिन मकान मालिक का 2 महीने का किराया हो गया है और महीने का 10,000 का खर्चा है और आमदनी केवल 4,000 की है। तो मकान मालिक रोज मुझे आकर के धमकाता है, या तो पैसे दो या फिर मेरे साथ सो एक रात के लिए। अब बताओ मैं अपनी इज्जत दांव पे कैसे लगा सकती हूँ चंद पैसों के लिए, और मुझे तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के खातिर ही मैं अपने घर से इस शहर में आई थी। मुझे लगता है मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी और बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। ये बात जब वो दोनों लोग सुनते हैं, चरण सिंह उनकी पत्नी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और चरण सिंह को गुस्सा भी आता है कि ये इतना नीचपन कैसे दे सकता है, एक मजबूर लड़की का इस तरह से गलत फायदा उठाना चाह रहा है। चलो मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो उसे दिलासा देते हैं। चरण सिंह कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, आज के बाद हम तुम्हारी जिम्मेदारी का भार उठाते हैं। हम यही समझ लेंगे कि हमारे 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं और तुम पढ़ाई करना चाहती हो मन से, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई जरूर करवाऊंगा। क्योंकि जो चरण सिंह था वो सरकारी कर्मचारी था, अच्छी खासी उसकी इनकम थी, इसलिए वो अच्छे खासे पैसे वाला था, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। सुनीता के लिए अब वो अपने घर पर रख लेते हैं, कहते हैं कि तुम उस कमरे पर मत जाओ, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा और उसका हिसाब करने के बाद उसको सबक सिखाऊंगा। फिर चरण सिंह उस लड़की को लेकर के दूसरे दिन जाते हैं और उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इस लड़की के बारे में ऐसा सोचने की, तेरे कितने पैसे हैं, मैं तेरे खिलाफ FIR कराऊंगा। तब वो हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि मैंने इससे कहा तो कुछ नहीं था, एक बार कह के देखा था और ये एग्री नहीं हुई तो मैंने इनके साथ जबरदस्ती नहीं की है। तब वो पैर पकड़ने लगता है, मकान मालिक हाथ जोड़ने लगता है। फिर वो लड़की कहती है कि अंकल जी इसे माफ कर दो, होगा देखा जाएगा। फिर वो चरण सिंह उसके कमरे का जो भी पैसा होता है उसे हिसाब कर देते हैं और फिर एक गर्ल हॉस्टल में उस सुनीता के लिए मतलब कमरा दिलवा देते हैं चरण सिंह किसी से बात करके, और वो गर्ल हॉस्टल में रहने लगती है, कोई किराया नहीं जाता। और जो स्कूल का जो खर्चा होता है वो चरण सिंह अपनी तरफ से खर्च करते हैं। इस प्रकार से चरण सिंह के 2 बच्चे थे और तीसरी सुनीता, तीनों का वो खर्चा उठाते हैं और सुनीता अच्छी तरह से पढ़ाई करती है और 4 साल का कोर्स करने के बाद में वो एक बैंक में मैनेजर बन जाती है। और जब मैनेजर बन जाती है तब वो कहती है कि चाचा जी आपका बड़ा एहसान है जो आपने मुझे नौकरी भी दिलवाई, मेरा खर्चा भी उठाया, मैं आपकी जब तक जीऊंगी तब तक एहसान नहीं भूलूंगी। तब वो कहते हैं कि आखिर बेटी एहसान की क्या बात है, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे के प्रति करने का, वो हमने किया और तुम निश्चिंत रहो, अच्छी तरह से अपना जीवन बिताओ। फिर वो अपने घर वालों को सुनीता फोन करती है और बताती है कि मैं एक बैंक में मैनेजर बन गई हूँ और फिर मेरा इस तरह से एक चाचा जी हैं, उन्होंने मेरा खर्च उठाया है। उसके घर वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं और चरण सिंह भी बड़े खुश होते हैं, सोचने लगते हैं कि लड़की बड़ी अच्छी है, इसका चाल चलन भी अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है और इसने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और ये मैनेजर बन गई है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे से इसकी शादी कर लूं। तब वो बात करते हैं कि बेटी अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुनीता कहती है अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो आप बताओ। तब वो कहते हैं देखो मेरा बेटा जवान है और तुमने देखा भी है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? अगर पसंद करती हो तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनती है तो वो भी सुनीता राजी हो जाती है, कहती है अंकल जी आपकी बात का मान मैं रखूंगी, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत एहसान किया है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। लड़की राजी हो जाती है, चरण सिंह भी राजी हो जाते हैं। चरण सिंह उसके घर वालों से बात करते हैं और धूमधाम से सुनीता के साथ में अपने बेटे का विवाह कर लेते हैं और फिर पूरा परिवार मिल करके आनंद से अपनी नौकरी करता है और फिर अपनी लाइफ को पुनः हंसी खुशी से जीना शुरू कर देते हैं।
तो साथियों, ये थी कहानी एक संघर्ष लड़की की, जिसने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भी उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, ना इधर उधर डिगाया, और लक्ष्य पर अड़ी रही। एक दिन उसका सहयोग हुआ और वो पढ़ लिख करके बैंक में मैनेजर बन गई। तो आपकी क्या राय है सुनीता के बारे में? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इंसान परिस्थितियों से लड़ते हुए, चट्टानों को चीरते हुए भी आगे बढ़ सकता है। अगर उसके अंदर हौसला और जज्बात है, आगे बढ़ने का कुछ इरादा है, कुछ करने का उसका विचार है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।